आज एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के साथ हम घर परिवार का नया अंक लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज एकदम नए और हरे भरे अंक के साथ हाजिर हूं, जहां बात सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी होती हैं, आपके रिश्तों और आपके घर से जुड़ी होती हैं। कुछ काम के टिप्स, कुछ नई नई रेसिपीज हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की जल्दी से शुरुआत करते हैं, जानते हैं हमारा क्या है आज का विषय। तो घर परिवार में हमारा आज का विषय है बोनसाई पौधों की देखभाल कैसे करें। बोनसाई जो कि एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है छोटे पौधे या बड़े पौधों का छोटा स्वरूप, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और आकर्षक लगते हैं। आपके घर, परिवार या लिविंग रूम या गार्डन जहां भी ये मौजूद होते हैं, उस घर की, उस कॉर्नर की एक अलग रौनक बन जाते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही बन जाते हैं। लेकिन ये बोनसाई दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बनाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है, उतना ही ध्यान और उतनी ही शिद्दत, सही जानकारी लगती है, साथ ही साथ सब्र की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वर्तमान समय में बोनसाई पौधों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और आपका भी मन करता होगा कि आप अपने घर के गार्डन में, लिविंग एरिया में या घर में इन पौधों की शोभा जरूर बढ़ाएं, लेकिन शायद सही जानकारी के अभाव में आप ऐसा ना कर पाते हो। तो हमारे घर परिवार का आज का ये अंक आपके पास ये सारी जानकारी लेकर आया है, जहां हम आपको बताएंगे कि बोनसाई क्या होते हैं, इनको कैसे तैयार किया जाता है और इससे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात। और इन सब पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाश्वत पाठक जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाश्वत पाठक बोनसाई कला के क्षेत्र से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बोनसाई आर्टिस्ट भी हैं, अपनी वर्कशॉप चलाते हैं और बोनसाई के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बोनसाई, ये जो पेड़ होते हैं, ये क्या होते हैं और ये बड़े पौधों से कितना अलग होते हैं। बोनसाई का मतलब है, बोनसाई दो शब्द है मैम। शब्द ये है बॉन एंड साई, अ प्लांट इन अ कंटेनर, बस अंतर इतना ही है। और उनको हम लोग इतना ही केयर देते हैं, अपने बच्चों के जैसे मानते हैं बोनसाई प्लांट्स को। और वो उसी तरीके से मैम, मतलब जैसे एक शेपिंग देते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं, एक ट्री लुक देते हैं, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का हम लोग एक लुक देते हैं उसको एक कंटेनर में मैम। बड़े पौधों को और खूबसूरत दिखाने के लिए, या आप किसी भी बड़े पौधों को अपने घर पे नहीं लगा सकते तो उसका छोटा स्वरूप अपने घर में लगा सकते हैं बोनसाई के रूप में। तो बात बोनसाई की हम लगातार कर रहे हैं, इन्हें कैसे तैयार भी किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर, इससे पहले हम चाहेंगे कि ये जो कल्चर है बोनसाई कल्चर, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसका तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो, अगर हिस्टोरिकल अगर आप जाएंगे तो सुश्रुत आपने सुना होगा, शैल चिकित्सा में सुश्रुत जी थे। तो पॉटिंग कल्चर इंडिया में ही स्टार्ट हुआ है। वो पॉटिंग कल्चर ये था कि हमारे जो औषधि वाले पौधे थे उनको पॉट में डाला गया। अब उसके बाद जब ये चाइनीज इन्वेडर्स अंदर आए हैं, हुएंग स्विंग करके थे वो इन्वेडर आए हैं, वो फिर वो प्लांट्स यहाँ से चाइना लेके गए, क्योंकि वहाँ पे ये आपने देखा होगा तो पॉटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, उन लोग को औषधि का बहुत उपयोग रहता है। फिर वो लोग वहाँ पे ले जा करके यहाँ इंडिया से लेके गए हैं, और उस जैसे बहुत सारी हमारी आर्ट्स हैं वो बाहर चली गई, हम लोग खुद ही इंडिया में भूल गए। वो यहाँ से जा करके मतलब ले जा करके उसको शेपिंग देना, जैसे ये कोई प्लांट है, इसको पर्टिकुलर शेप दिया और उसी के पौधों को, प्लांट्स का पत्तियों को उन्होंने यूज किया औषधि के रूप में, बट उन्होंने उसको अच्छे से शेपिंग किया। तो शेपिंग कल्चर वहां शुरू हुआ है, पर पॉटिंग कल्चर इंडिया का है मैम। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है हनुमान जी का, अगर आप याद करिए, पर्वत वाला लेके आए थे रामायण में, इसका एक ये वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैम। तो बोनसाई की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई है, थोड़ा मिला जुला है, कुछ बाहर से हुआ, कुछ यहाँ से हुआ, लेकिन ज्यादातर चीजें यहीं से इस्तेमाल की जाती है। उन बड़े पेड़ों का स्वरूप भी यहीं से इस्तेमाल किया जाता है। सर, आपने बातों ही बातों में कहा कि बोनसाई जो हैं बहुत ज्यादा डेकोरेशन के काम आते हैं, लेकिन उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो सर, हम चाहेंगे आप दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं। कुछ प्लांट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है, जैसे कि अर्जुन का पेड़ है, तो हम लोग अगर अर्जुन के पेड़ को एक पॉट में लगाते हैं या आप उसको बोनसाई भी बनाते हैं तो उसकी छाल का उपयोग आप कर सकते हैं, उसकी छाल को उपयोग कर सकते हैं। तुलसी का बनता है, मेहंदी का बनता है, इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं।
ऐसे ही अगर आप देखें तो एक प्लांट है हमारा, जैसे यही देख लीजिए मनोकामनी, मनोकामनी का बनता है, इसके फूल है, इसके फूल आप मतलब सुखा करके उसका उपयोग होता है और उसका आप सेंट बना सकते हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें, फूलों का यूज़ करके अपने घर के अंदर उसका ड्राई फ्लावर्स अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही एक और भी है, जैसे बोनसाई बनाया, इकबाना है। इकबाना फ्लावर अरेंजमेंट है। तो कुछ फ्लावर्स हैं जो बोनसाई में आप बोनसाई बना ली या पॉट में आपने प्लांट रखा है, वो इकबाना में आपके उपयोग में आ जाएगा। तो ऐसे काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्लस अपने घर के डेकोरेशन के यूज के लिए भी उनकी पत्तियां और ये सब आप यूज कर सकते हैं। बड़े पेड़ों का स्वरूप है और ये जो मेडिसिनल वैल्यू है आप उन्हें छोटे पेड़ों में तब्दील कर रहे हो फिजिकली तरीके से। जी। तो क्या उनकी क्वालिटी कम हो जाती है? नहीं मैम, नहीं, ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। कोई हम इस तरीके से केमिकल डाल के या वो करके इसको नहीं कर रहे हैं। हमारे जो बोनसाई है या मेरे जो बोनसाई, एटलीस्ट ये मेरे बच्चे हैं, इनको कोई छू दे तो मेरी जान चली जाए। तो इस तरीके से है, हम इसको अच्छे से रखते हैं। ऐसा ये मिथ है मैम, ऐसे बोनसाई के काफी मिथ्स हैं, वो मिथ्स धीरे धीरे हम लोग को हटाना पड़ेगा। क्या कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं या पेड़ों की कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिनके ही बोनसाई बनाए जाते हैं, या हर एक पेड़ का बोनसाई स्वरूप बनाया जा सकता है? नहीं मैम, टेक्निकली देखा जाए तो मतलब अगर एकदम मैं आपको नॉर्मल वे में बता रहा हूँ तो जैसे श्रब्स एंड ट्रीज, और अगर हिंदी में बोले जो प्लांट जिसकी मोटी दरखत होती हो, मोटी दरखत वाले, उनके बहुत अच्छे प्लांट्स बनते हैं, बोनसाई बनते हैं। दरखत मतलब जिसका ट्रंक मोटा होता हो इन नेचर, इन जनरल, एंड श्रब्स का, तो उसके बोनसाई अच्छे बनेंगे। एंड एक चीज का बड़ा है आजकल, क्योंकि इंटरनेट है, ये मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ, इंटरनेट है, इंटरनेट में सब लोग कॉनिफरस वैरायटी पे बहुत जाते हैं, पर हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया क्लाइमेट में रहते हैं, तो हमें नॉर्दर्न इंडिया क्लाइमेट और ट्रॉपिकल प्लांट हमें चूज करना चाहिए। बस मैम इतना ही है, और वैसा ही शेप देना चाहिए, कोई भी ऐसा कोनिकल नहीं, जैसे बैनियन शेप है ना, हल्का सा ऐसा देना है, एक एक हर ब्रांच आपकी विजिबल होनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कोनिकल रहे। तो वो होता है पहाड़ पे जो कॉनिफरस प्लांट्स होते हैं, जैसे पाइन वाइन। लखनऊ, एटलीस्ट लखनऊ में पाइन नहीं चलेंगे मैम, मैं 12 साल से ट्राई करके देख चुका हूँ, पाइन नहीं चलते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पाइन का शेप कॉपी करने लग जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। हमें बैनियन ट्री, एक एग्जाम्पल के लिए बैनियन ट्री को हमें कॉपी करना है, वैसा शेप देना है, पर ब्रांचें अलग होनी चाहिए। कभी भी ज्यादा खूबसूरती के पीछे मत भागिए, उन्हें कॉनिकल यानी कोन के शेप में खड़ा करने की कोशिश मत करिए। जो उसका स्वरूप है बैनियन ट्री के समान ही उसे रहने दीजिए। छाया नहीं दे पाएगा, वो उतना बड़ा नहीं बन रहा, लेकिन दिखने में उतना ही खूबसूरत लगेगा। सर, बहुत सारी बातें हम बोनसाई पे कर रहे हैं, क्या पेड़ होते हैं, क्या इनकी वैल्यू है, ये तो जान ली हमने, लेकिन क्या कुछ प्रक्रिया होती है किसी भी पेड़ को बोनसाई के रूप में लाने की? जी, बोनसाई के लिए हमें कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ती है। एक क्लिप एंड कट मेथड, जैसे आपने कटिंग करके और फिर प्लांट का शेपिंग किया। कुछ ब्रांचेस हे वायर जाती हैं इधर उधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन में डालने के लिए आप उसको वायरिंग करेंगे, वायरिंग करके शेपिंग करेंगे। ये दो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, मेन। एंड सेकेंडली कुछ हम लोग सॉइल इसका बनाते हैं, जो सॉइल बनाते हैं उसमें कुछ टेक्निक्स है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ही, दिखाऊंगा। उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसके मतलब उसका कारण यही है कि हमारे प्लांट्स क्योंकि कंटेनर में, तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। जैसे हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट है मैम, अब ठंडियाँ होती हैं नॉर्दर्न रीजन में तो एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है, गर्मियाँ होती हैं तो मई जून आप जानते हैं एक्सट्रीम हो जाता है। तो हमारा मई जून में कंटेनर, ये जैसे पॉट है मैम, ये गर्म तप जाता है, तो ये हमारे प्लांट ना मरे, ये दो क्लाइमेट। और ठंडी में जब पाला पड़ता है तो ये ना हो कि मरे, तो इसीलिए हमारे जो पॉट्स भी हैं, ये स्पेशल पॉट्स हम बनवा के मंगवाते हैं, और जो सॉइल है वो स्पेशल सॉइल रहती है कि दोनों क्लाइमेट को मैम ठीक करके चले मैम। एंड टाइमली हम लोग फर्टिलाइजिंग भी करते हैं। सर, ये तो आपने अपने प्लांट्स और अपने सॉइल के बारे में बताया, लेकिन अगर जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से बोनसाई के पौधे खरीदते होंगे या खुद घर में बनाते होंगे, तो वो अपने पेड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और वो ऐसी मिट्टी कहाँ से पा सकते हैं? मैम भगवान ने
प्लांट्स को आउटडोर के लिए बनाया है। प्लांट्स कभी इंडोर नहीं हुआ करते थे, वो तो हम इंसान प्लांट्स को ले जा रहे हैं, कंक्रीट जंगल के अंदर ले जा रहे हैं हम लोग। तो इतना आप लोग को कॉमन समझना पड़ेगा कि भैया नॉर्मल धूप, सॉइल, पानी, इसका ध्यान तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। ये मिनिमम है कि आपके घर में अगर कुछ पार्टी है, कुछ भी है, तो आप प्लांट्स उठा के अंदर रख सकते हैं 1 दिन के लिए मैम, 2 दिन के लिए, बट अल्टीमेटली प्लांट्स तो बाहर आउटडोर के लिए बने हैं। ये इंडोर वाला जो शब्द, ये मेरे को एटलीस्ट नहीं समझ में आता। प्लांट्स आउटडोर, भगवान ने आउटडोर के लिए बनाया था, आउटडोर ही रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जिसको आप अंदर रख सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। मैं अगर एक एग्जांपल बोलूं तो मेरी मदर प्लांट्स ले जाती है अंदर, मैं वापस लेके आता हूँ बाहर, उसको डिस्प्ले करता हूँ। बड़े प्लांट्स की बात करें, क्योंकि वो सॉइल में लगे ही हैं, अपने आप मिल जा रहा है। जब बॉन्साई की बात आती है तो क्या कोई रूटीन होता है या कुछ क्वांटिटी होती है, इतना पानी देना चाहिए, इतने दिन के बाद देना चाहिए? मैम, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी एक सिंपल सा जवाब है मेरे पास। आपको कम से कम ऐसे अपना जो सॉइल है प्लांट का, उसको आप देखिए, हल्का सा हिलाइए और देखिए कि आपका मिट्टी सूख गया है, तब आप पानी डालिए। ये भी होता है कि आपका मिट्टी गीला है, हमने आपको रूटीन बता दिया, आप पानी डाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर प्लांट का, हर वैरायटी का अलग अलग प्रपोर्शन रहता है, किसको कितना चाहिए। अब जैसे सपोजिंगली जेड है, तो जेड एक सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है मैम, तो उसको कम पानी चाहिए रहेगा। तो ये चीज देख, अब उसको रूटीन में आप पानी डाले ही जा रहे, सुबह भी शाम को भी, तो वो मर जाएगा। अब जैसे ठंडी का टाइम है तो ठंडियों में वाटरिंग कम चाहिए रहता है, गर्मियों में वाटरिंग ज्यादा चाहिए रहता है मैम। आपके जो नॉर्मल गार्डन में पौधे लगे हैं, जमीन से जुड़े हुए, उनसे थोड़ी अलग इनकी पानी की क्वांटिटी लगती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब आपके पॉट की मिट्टी सूख रही है। ऐसा भी ना हो कि मिट्टी में दरारें आने लगे और तब आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि तब तक शायद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होगा। इसीलिए अगर आप कोई पौधा अपने घर में रख रहे हैं, बॉन्साई स्पेशली, तो उसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज घर परिवार में हम बात कर रहे हैं बॉन्साई पौधों की देखभाल आप खुद कैसे कर सकते हैं। सर, बाजार से बहुत सारे लोग डेकोरेटिव बॉन्साई लेके आ जाते हैं, तो अब लेके तो आ गए, उन्हें नॉलेज शायद इतनी ज्यादा नहीं है कि उसकी देखभाल कैसे करें। तो इसके लिए वो लाने के बाद, एक बना बनाया बॉन्साई मार्केट से लाने के बाद उसकी देखभाल कैसे कर सकते? सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ प्लांट्स जैसे चाइना से मैं जो देख रहा हूँ आज हो रहे हैं, तो चाइना से जब इंपोर्ट हो रहे हैं तो उनका सॉइल अलग रहता है, कैलकाटा से भी आता है, पूना से भी आता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है मैम। एक बार में हम पूरा सॉइल नहीं निकाल सकते हैं, पर क्योंकि हमारा नॉर्दर्न रीजन का एरिया है तो हमारा एक पर्टिकुलर सॉइल है, वो सॉइल को हमें धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को ईयरली रिपोर्टिंग करते हैं मैम। तो जो कोर सॉइल रहता है, जैसे मेन ट्रंक लाइन है, उसके किनारे का हम नहीं हटाएंगे, पर किनारे किनारे से सॉइल हटा के अपना नॉर्दर्न इंडिया का जो सॉइल होता है वो धीरे धीरे डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपना सॉइल मिक्स, बॉन्साई सॉइल मिक्स। अब अगर आपके पास नॉर्मली घर में कुछ भी नहीं है तो मिनिमम आप गार्डन सॉइल से ही रिपोर्टिंग करिए। कितने टाइम बाद? एवरी ईयर मैम, साल में एक बार। उसका भी सीजन होता है मैम, या तो आप फरवरी के मंथ से मार्च एंड तक करिए। मैं लेमैन के लिए बोल रहा हूँ, वैसे हम लोग तो 15 दिसंबर तक करते हैं, बट फरवरी मिड से लेके मार्च एंड तक करिए, और या तो बारिश के सीजन में। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर कोई लेमैन है तो वो बारिश में करे मैम। तो बॉन्साई को आपको हर साल लगभग उसकी मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। ये बहुत बेसिक सा काम है और कहीं दूर नहीं जाना। अगर आप किसी जानकार के पास, एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने गार्डन की जो फर्टाइल मिट्टी है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, बात अगर मिट्टी की हो चुकी है तो आप बॉन्साई को एक स्वरूप देने के लिए उसकी कटिंग भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो वो टाइम गैप कितना होता है, कितनी कटिंग करनी पड़ती है? सबसे बड़ी बात ये है मैम, इसमें जैसे हमारा ग्रोइंग सीजन होता है मैम, वही जैसे फरवरी का मंथ है और आपका ये जो बारिश का सीजन है जून मिड से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस बीच में प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं मैम। मानसून का जो सीजन है, तो उस समय आपको कटिंग करनी है,
और एक चीज़ का बहुत खासा ध्यान देना है आपको कि एक टाइम पे, मतलब जैसे कि हमें रिपोर्टिंग करनी है प्लांट की, तो रिपोर्टिंग, कटिंग और वायरिंग एक साथ नहीं करना है। एक प्लांट का अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं या उसको शेप करने जा रहे हैं तो पहले उसका रिपोर्टिंग करेंगे, 1 हफ्ते से 10 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैम उसकी कटिंग करिए, फिर आप गैप लीजिए थोड़ा सा, हफ्ते भर का तो मिनिमम, एंड फिर आप शेपिंग कीजिए। अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, मतलब आपको पता है बोनसाई के बारे में, तो आप वायरिंग एंड कटिंग एक साथ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जनरल जैसे कोई लेमैन है, तो लेमैन इन द सेंस मेरा मतलब ये है उसका कि अगर कोई एकदम बिगनर है, नहीं अगर वो बिगनर है तो वो रुक रुक के वो उसको करे, गैप ले, लेकिन पॉटिंग और शेपिंग एक साथ ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर आपने बॉन्साई पौधों के बारे में बहुत कुछ बताया, उसकी देखभाल के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी हेल्थ कैसे मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि लिविंग बीइंग है, तो इसके बारे में। इसमें हम लोग डे टू डे मतलब लोगों को ट्रेन किए हैं, और मैं इन जनरल भी ये बात बताना चाहता हूँ कि एवरी वीकली हम लोग एक टाइम बना लेते हैं मैम, जैसे सैटरडे हुआ या संडे हुआ, हॉलीडे वाला डे रख लेते हैं, जो लोग वर्किंग है नहीं है, तो एवरी वीकली फर्टिलाइजिंग करते हैं हम लोग। और जैसे उसमें भी फर्टिलाइजिंग हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करके करते हैं मैम। मेरा कुछ मिक्सचर है, वो गोबर की खाद हो गई, फिर नीम की खली हो गई, इसको भिगो के इसका पानी छिड़कना, वो हम लोग करते हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर बाई चांस कोई इंसेक्ट लग जाते हैं, मतलब क्योंकि प्लांट्स हैं तो इसमें इंसेक्ट लगते हैं, कुछ होता है, तो हम लोग ऑर्गेनिक पे मैम ज़्यादा जाते हैं। तो हल्दी पाउडर डाल दिया, जैसे चींटी लग गया, या नीम का पानी छिड़क दिया, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी फर्टिलाइजिंग कीजिए चेंज कर करके, और वीकली करिए, संडे टू संडे एक डे बना लीजिए, फिर उस डे के हिसाब से आप लोग फर्टिलाइजिंग करते रहिए, आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। एंड ईयरली रिपोर्टिंग इज मस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके जो खूबसूरत सा बॉन्साई लाए हैं वो खराब ना हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉन्शियस रहिए उसकी ग्रोथ को लेके, उसकी कटिंग को लेके। बात आज हम कर रहे हैं घर परिवार में बॉन्साई पौधों की देखभाल कैसे करें, इस पर हम ये बातें और भी करते रहेंगे। शाश्वत पाठक आज हमारे साथ हैं, जो कि एक बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, इनसे और भी ढेर सारी जानकारी देंगे बॉन्साई पेड़ों की देखभाल के लिए। लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप अपने घर में बॉन्साई लगाना चाहते हैं तो क्या कुछ प्रक्रिया होती है, उसे कैसे लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। बेसिक बॉन्साई कैसे बनाते हैं अपने घर में इजीली, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। इस चीज़ में आपको बॉन्साई बनाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस और कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जिसको आपको अपनाना पड़ता है। तो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है सॉइल। तो सॉइल के लिए हमारी 2 तरीके की सॉइल होती है, एक तो बॉटम सॉइल, एक टॉप सॉइल। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो सॉइल है, तो हम लोग, ये हमारा पूरा प्रॉपर मिक्सचर है सॉइल का, ये हमारी बनी हुई सॉइल है। अब इसमें हम लोग क्या क्या मिक्स करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अगर हम सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट लेते हैं, जैसे कि आपका जेड हो गया, बाओबाब हो गया, तो उसमें फिर हम लोग थोड़ा सा ये यूज करेंगे, इसको बोलते हैं मोरंग, या आप ये भी यूज कर सकते हैं मोरंग के छर्रे, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा कोकोपीट है, ये इजीली, ये मिक्स्ड है एक्चुअली, इजीली मार्केट में अवेलेबल है कोकोपीट और परलाइट, ये मिक्सचर पड़ा है। अगर अलग से दिखाएं तो ये परलाइट है, ये आपका वाटर रिटेंशन का काम करता है। तो गर्मियों के सीजन में आपका जल्दी से जल्दी ये पानी सोखेगा। जैसे ही लू चलेगी तो हम लोग, जैसे गर्मी के सीजन में हम लोग को लू ना लगे तो हम लोग पानी पी के रखते हैं, उसी तरीके से हम अपने प्लांट्स में ये डालते हैं ताकि ये वाटर रिटेंशन करता है। जब लू चलती है तो ये प्लांट्स को पानी देने का हेल्प करता है। सेकेंड है, या फिर आप ईंट का चूरा यूज कर सकते हैं। इस तरीके का ईंट का चूरा ये इजीली अवेलेबल नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं, मतलब अपना ब्रिक तोड़ के या कोई पुराना गमला हो तोड़ के आप बना सकते हैं। और ये गोबर की खाद है, इस तरीके से आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। तो गोबर की खाद या पत्ती की खाद, पत्ती की खाद अगर मिल जाए आपको साफ सुथरी तो यूज कीजिए, उसको अच्छे से तरीके से धो लीजिए,
धोने के बाद सुखा करके और छान करके यूज़ करिए। और गर्मियों के सीज़न में ये होता है मॉस ग्रास। अभी तो शायद अवेलेबिलिटी इसकी कम हो गई है, ये मेरा पुराना पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गर्मियों के सीज़न में आप ये इसको डाल सकते हैं प्लांट के ऊपर। ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है प्लस आपको पानी प्रदान करता है। और ये हमारा बॉटम सॉइल है। ये नॉर्मल ईंट का ये बजड़ी बोलते हैं, ईंट का गिट्टी बोलते हैं, और ये 0 नंबर का जो आता है वो यूज़ करना चाहिए। तो वो हम लोग बॉटम में एक लेयर डालते हैं, मैं अभी आके आपको दिखाऊंगा। ये है हमारा जाली जिसको हम ड्रेनेज पर्पस में यूज़ करते हैं, और ये है हमारा तार जो हम प्लांट को एंकर करने के लिए बांधते हैं। बोनसाई का पौधा चूज करते हुए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है। पहले तो प्लांट चूज करिए, फिर उसके हिसाब से आपको पॉट चूज करना है। अगर आपका फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट है तो आपको थोड़ा डीप पॉट लेना चाहिए, तो डीपर पॉट में जाइए ताकि उसको न्यूट्रिशन और खाना मिले। उस हिसाब से फिर हम लोग पॉट चूज करते हैं। और पॉट चूज करने में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपका कोई भी प्लांट के लिए पॉट चाहिए, अंदर से अनग्लेज्ड होना चाहिए, पीछे से अनग्लेज्ड होना चाहिए और ऊपर से ग्लेज्ड होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और ये 2 होल मस्ट हैं, और होल थोड़े बड़े हों तो वो ज़्यादा बेटर है ताकि हमारा प्रॉपर ड्रेनेज रहे, ये नहीं कि वाटर क्लॉगिंग हो। हम लोग एक बेसिक जापानीज पॉट ले रहे हैं। ये हमारा पर्पल क्ले का बना हुआ पॉट है जो कि काफ़ी सालों से बहुत रेयर है। मैं बस आप लोग को दिखाने के लिए इसमें बना रहा हूँ। अब कोई भी प्लांट बनाने के लिए हमारा प्लांट इस पे होल्ड रहे, मतलब प्रॉपरली एंकर्ड रहे, तो इसलिए हम लोग वायर का यूज़ करते हैं, पतला वायर। ये वायर आपको थोड़े दिन के लिए उसमें लगाना है, फिर उसमें से आप हटा सकते हैं। इस तरीके से आपको नाप लेना है। नाप करके ऐसे जाली डाल के ये जो होल्स है इनमें आपको ये तार पूरा डाल देना है, और जाली भी। अब इसमें हम लोग फर्स्ट बॉटम लेयर डालेंगे, वो है हमारा ये गिट्टी। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर ड्रेनेज के लिए हम लोग डालते हैं। ये बेसिकली हमको बस यूज़ करना है ताकि हमारा अच्छे से पानी ना रुके, पानी अच्छे से चला जाए। अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो सारा रूट्स हमारा रॉट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा एक लेयर सॉइल डालेंगे। और कभी भी एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी आप पॉटिंग कर रहे हैं प्लांट्स का तो उसको सेंटर में नहीं रखिए। ऑलवेज ऑफ सेंटर प्लांट का पॉटिंग होता है, तो या तो राइट हैंड साइड पे जाइए या तो लेफ्ट हैंड साइड पे। और इसको सामने से, जैसे प्लांट का क्या फ्रंट है क्या बैक है, इसको आपको जरूर देखना है और उसका बहुत ध्यान रखना है आपको। तो अब जैसे मेरे हिसाब से मेरे प्लांट का फ्रंट ये है, मूवमेंट यहाँ अच्छा दिख रहा है, ये बैक ब्रांच है हमारी, तो वो देखते हुए हम पॉट को थोड़ा फ्रंट में लाएंगे और फिर साइडवेज थोड़ा सा ऑफ सेंटर ली। इस तरीके से आपने प्लांट को बांध दिया। और ये नेसेसरी नहीं है कि आपने जिंदगी भर प्लांट को बांधा हुआ है इसमें। फिर अब हम लोग इसमें जो हमने सॉइल मिक्स आपको बताया था वही सॉइल मिक्स बना हुआ मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये रूट रेक कहलाता है। अब इससे हम लोग अच्छे से, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि प्लांट का पोकिंग बहुत अच्छा हो जाए। पोकिंग इन द सेंस कि हर प्लांट के कॉर्नर, रूट्स के किनारे, पॉट्स के किनारे अच्छे से सारा सॉइल एडजस्ट हो जाए, कोई भी एयर नहीं रह जाए, सारी एयर निकल जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग पोकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। पोकिंग इज़ वेरी मस्ट। नहीं तो अगर कहीं एयर रह गया तो आपका रूट रॉट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वाटरिंग नेक्स्ट प्रोसेस, और मैं इसी से स्प्रे करने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पानी स्प्रे किया जाता है। खूब अच्छे से धीरे धीरे थोड़ा टाइम ले करके अच्छे से प्लांट में पानी स्प्रे कीजिए। ये धीरे धीरे पानी पीता जाएगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स पे आप पानी देते जाइए जिस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
अगर आप स्प्रे बॉटल से करें। अदरवाइज एक टब लेके पानी डाल के पूरा आप उसको डुबा दीजिए तो सबसे अच्छा है। तो आज घर परिवार में हमने जाना बॉन्साई पौधों की देखभाल कैसे की जा सकती है। अगर आप उसे घर पे लगा रहे हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, और अगर आप उसे मार्केट से लेके आए तो उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे सेगमेंट हम हैं कुछ खास का। बेहद ही खास शख्सियत को हम मिलवाने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज छुपा होता है निरंतर प्रयास करते रहना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, और यही आपको एक आम से खास इंसान बना देता है। आज हमारे साथ हमें कुछ खास में हमारे देश के गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी स्वर्ण पदक विजेता हैं। 2023 एशिया पैसिफिक कंपटीशन में भारत को स्वर्ण दिलाने वाले हैं। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में आपने स्वर्ण जीता है। तो विनोद जी हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि शूटिंग की तरफ आपका रुझान कब और कैसे हुआ। देखिए मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और बनारस में जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था तो वहाँ एक शूटिंग रेंज होता था जहाँ लोग जाते थे शूटिंग के लिए, और वहीं जा करके मैं देखता था। धीरे धीरे मेरा रुझान इसमें आ गया और मैंने वहीं से शूटिंग शुरू की थी 1998 से। और फिर मैं शूटिंग करता रहा। 2004 में मैंने नेशनल खेला, 2005 में नेशनल खेला, 2006 में नेशनल खेला। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई और बाकी जिम्मेदारियों की वजह से सारी चीज़ें छूट गईं। मैं 2008 में लखनऊ आया, और लखनऊ आने के बाद चूँकि मेरा एक बेटा था वो उसको मैं शूटर बनाना चाहता था, तो उसकी प्रैक्टिस मैंने शुरू कराई। यहाँ पे एक शूटिंग रेंज हुआ करता था छोटा सा, बट समहाउ हुआ ये कि उस समय कुछ काफ़ी लखनऊ के अंदर विकास चल रहा था, वो शूटिंग रेंज तोड़ दिया गया। फिर हमने अपने छत पे शुरू कराया अपने बेटे को, और चूँकि शूटिंग एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खून में बसा है, तो मैं उसको शूटिंग कराया करता था, लेकिन वो स्थिति नहीं आई। फिर 2015-17 में मैंने गगन नारंग का नाम आप जानते होंगे, जो कि ओलंपियन हैं और भारत के लिए ओलंपिक में उन्होंने राइफल शूटिंग में 10 मीटर में मेडल जीता था। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई बेंगलोर में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल करके यहाँ पे एक शूटिंग रेंज की स्थापना की। और उसके बाद चूँकि शूटिंग रेंज आ गया, सारी चीज़ें आ गई, बहुत पैसे खर्च हुए, फिर हम लोगों ने शूटिंग शुरू की, और उसमें मैं भी अपने हाथ रह करके आजमाता था। फिर 2020 से हम लोगों ने मैंने भी शूटिंग में भाग लेना शुरू किया। 2020 के नेशनल का स्वर्ण पदक था मेरे पास। 2021 में कोविड की वजह से नेशनल प्रतियोगिताएं नहीं हुई। 2022 में फिर मैंने स्वर्ण पदक जीता, 2023 में फिर मैंने स्वर्ण पदक जीता, और 2023 में ही भारत सरकार ने मुझे जियोनबक एक शहर है सियोल के पास साउथ कोरिया में, जहां एशिया पैसिफिक में भाग लेने के लिए भेजा उन्होंने, और महादेव की कृपा रही कि वहां भी स्वर्ण पदक अपने देश को मैं दिला पाया। और 2024 का भी नेशनल का स्वर्ण पदक मेरे पास सर है। इस तक तो हम आएंगे ही, लेकिन एक अंतराल के बाद दोबारा आपने जब 2020 में शूटिंग की शुरुआत की और उसके बाद सीधे आपको इंटरनेशनल मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड भी जितवाया, तो ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? देखिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि शूटिंग मेरे खून में है, और जब कभी भी मैं शूटिंग देखता हूं तो मेरे अंदर का वो शूटर जाग उठता है। और चूंकि शूटिंग की सारी विधाएं मुझे पहले से पता थी, थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। शूटिंग बहुत अभ्यास की चीज़ होती है, आपको 2 घंटा 3 घंटा लगातार शूट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। बस मैं ये मानूंगा कुछ ईश्वरीय शक्ति रही जिसने कि मुझे बार बार प्रेरित किया इसको करने के लिए। सर शूटिंग की बात की जाए तो आमतौर पर शूटिंग 2 तरह की देखने को मिलती है, या एक तो कंफ्यूजन भी रहती है, पिस्टल शूटिंग और राइफल शूटिंग। ये दोनों तरह की शूटिंग अलग अलग होती हैं क्या, और क्या ये एक साथ सीखी जा सकती हैं? देखिए सच्चाई तो है कि शूटिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है पिस्टल की शूटिंग, दूसरी होती है राइफल शूटिंग, और तीसरी होती है 12 बोर की, जिसे स्कीट या ट्रैप शूटिंग करते हैं। ये तीनों अलग अलग तरीके की शूटिंग होती है। तो पिस्टल शूटिंग में नॉर्मली होता क्या है कि थोड़ा इजी होता है, शुरू में कठिन लगता है लेकिन बाद में इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको अपने बॉडी को लॉक करना होता है, शोल्डर, एल्बो, रेस्ट लॉक करना होता है। और राइफल शूटिंग इनिशियली हम लोगों को शुरुआत में बहुत हल्की और सीधी लगती है, बट वो कंधे पे रख करके उसका बट कंधे पे रखते हैं, जिससे आपका अपर पार्ट जो है
वो हमेशा मूव करता रहता है, जहाँ की लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं, और सांस लेने के लिए बार बार आप ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है। बट ये है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, और लगातार प्रयास करते रहिए तो फिर बिल्कुल, जीत बिल्कुल, भी बहुत दूर नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अब रिसेंटली 2024 की बात की जाए तो ये साल भी, इस साल की शुरुआत भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रही। नेशनल गोल्ड मेडल आपको मिला, तो ये क्या कुछ कंपटीशन रहा गोवा में और कैसे एक्सपीरियंस था ये आपका? देखिए, ऐसा होता है कि शूटिंग में बड़े सारे लोग अब आने लगे हैं। हिंदुस्तान बहुत ही आगे है शूटिंग के मामले में, वर्ल्ड नंबर 1 पे है इंडिया। होता क्या है कि फिजिकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते जितने कि यूरोपियन और अमेरिकन लोग हैं। तो बेसिकली शूटिंग में फोकस और धैर्य की ज़रूरत होती है, जो शुरू से हमारे पास रहा है। और हम लोगों ने शूटिंग, हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो इस बार 21 हमारे प्लेयर्स को ओलंपिक में कोटा मिला हुआ है और वो अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान कुछ ज़्यादा ही स्वर्ण पदक लेकर के ओलंपिक से आएगा। सर, अपार्ट फ्रॉम शूटिंग आपको और क्या कुछ करना पसंद है और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? देखिए, मैं बनारस में बहुत एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है जिसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और वहाँ से मैंने अपनी MSc PhD करी हुई है। वहाँ खेल का भी माहौल था और पढ़ाई का भी माहौल था, तो मैं खेल में जाता रहा। मैंने 5 गेम से इंटर यूनिवर्सिटी खेला वहाँ से, और शूटिंग उसमें एक ऐसा था जो कि शूटिंग और चेस 2 ऐसे खेल हैं जिसको कि आप ताउम्र खेल सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आप कर सकते हैं। जब तक आप गन उठा सकते हैं और जब तक उठा के रख सकते हैं तब तक आप खेल सकते हैं। वही चीज़ चेस में है। बाकी चीज़ों के लिए आपको एज होती है, फिजिकल फिटनेस होता है, आपकी बॉडी परमिट करे कुछ करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये 2 ऐसे खेल हैं जिसको आप काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो शूटिंग बाद में मुझे ऐसा लगा कि शूटिंग हम कर सकते हैं, तो मैंने किया। हाँ, ये ज़रूर है कि लखनऊ आने के बाद मुझे थोड़ी सी सुविधाओं की काफ़ी कमी इस शहर के अंदर लगी। शूटिंग रेंज आज भी जो है वो उस स्थिति में नहीं है, फिर भी प्लेयर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए हमने अपना एक शूटिंग रेंज विपुल खंड गोमती नगर में खोला, और आज के तारीख में मेरे 8 बच्चे इंडियन टीम ट्रायल में हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक बच्चा तो एशियन गेम्स में भी गया था। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2028 ओलंपिक में इस शहर से एक ओलंपियन तो दूंगा ही। कोशिश ये रहेगी कि एक मेडल के साथ ओलंपियन दूं। सर, बात की जाए अगर खेलों में संभावनाओं के बारे में, तो आजकल खेलों में संभावना भारत की दृष्टि से कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं? एक सफल भविष्य बनना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है और कितनी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में? देखिए, भारत आज के तारीख में चौमुखी विकास कर रहा है। हर तरफ विकास है, खेलों में भी विकास है। आप देखिए ना, पिछले ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने ज़्यादा मेडल मिले, पहले कितने मिलते थे। तो हर तरफ विकास है। आज के तारीख में पेरेंट भी बहुत जागरूक हो रहे हैं अपने बच्चों को खेलने के लिए। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग अपने घर से चोरी चोरी खेला करते थे, लेकिन अब स्थिति है कि मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स, मदर, फादर में से कोई एक आदमी आकर के 2 घंटे मेरे रेंज में अपने बच्चे के साथ बैठा रहता है, एक एक चीज़ पे डिस्कस करता है हमसे, अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करते हैं खेलने के लिए। तो ये बहुत विकसित भारत का ये बहुत अच्छी तस्वीर है, और आने वाले टाइम पे अच्छा होगा हर जगह, खासकर खेलों में तो निश्चित तौर पर होगा। सर, भविष्य एक बहुत ही उज्जवल बात की आपने कि जो है खेलों में भविष्य बहुत ज्यादा है और संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। वहीं बात कर लीजिए अगर पिस्टल और राइफल शूटिंग की, तो हमारे युवाओं के लिए क्या कुछ संभावनाएं रहेंगी इसमें? देखिए, पिस्टल या राइफल शूटिंग ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम आपको कहें कि आप पिस्टल शूटिंग करिए या राइफल शूटिंग करिए। हर आदमी की अपनी बॉडी की एनाटॉमी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से वो चूज़ करता है कि किस स्पोर्ट्स में उसको जाना है, किस में उसका फोकस हो सकता है, किस में उसका अंदर से अंतरात्मा आवाज़ देती है कि ये खेल खेलो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि नहीं जी ये करना है तो आप वही कर लें। हो सकता है आप पिस्टल में ना अच्छा कर पाएं, राइफल में आप बहुत अच्छा कर लें। हो सकता है आप राइफल में अच्छा ना करें, पिस्टल में बहुत अच्छा कर लें। मैंने अपनी शुरुआत राइफल से शुरू की थी और बाद में मैंने लैंड अप किया पिस्टल पे, और पिस्टल मेरे लिए तो वरदान ही साबित हुआ। सर, ओवरऑल कंपटीशन की बात की जाए तो ये जो स्पोर्ट है इसमें कंपटीशन, हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है और पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा बढ़ सकता है इसमें? देखिए, कंपटीशन तो हर जगह है। आपके घर में कंपटीशन है, बाहर तो आप छोड़ दीजिए, तो कंपटीशन तो होगा ही। बट जितना ज़्यादा आप पेशेंट रहेंगे, जितना ही पेशेंस रखेंगे, जितना ही फोकस्ड रहेंगे, उतना ही इस खेल में आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी आदमी नेशनल आप खेलने जाते हैं, तो जो बच्चा आपके बगल में खड़ा आपका कंपटीटर है, वो भी नेशनल खेलने आया है तो आपके बराबर का ही होगा। आप अपने स्नायु तंत्रों पे कितना ज़्यादा
कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एशिया पैसिफिक का जब खेल हो रहा था तो मैं था और कोरियन जो मेरा कंपटीटर था वो हम लोग 1 पॉइंट के डिफरेंस पे चल रहे थे। लास्ट में मेरा 478 था, उसका 477 था। लास्ट शॉट था, उस शॉट ही डिसाइडिंग था कि कौन मेडल ले जाएगा, गोल्ड या सिल्वर। और हम दोनों आदमी एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि वो पहले फायर करे और मैं पहले फायर करूँ। वो मुझे वेट कर रहा था, मैं उसका वेट कर रहा था। लास्ट में जब 3 सेकंड बचे तो उसने फायर किया। ईश्वर की कुछ कृपा थी, आप सब लोगों का प्यार था, इस देश का बहुत बड़ा प्यार था मेरे साथ कि वो 9 पॉइंट पाया और मेरा 10.3 आ गया, जिससे 1 पॉइंट से मेरे को गोल्ड मेडल मिला। तो बहुत टफ कंपटीशन होता है इस लेवल पे, बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। और मैं तो एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कोई एक दिन के एक खिलाड़ी का होता है। हाँ। उस दिन वो खिलाड़ी अच्छा पीछे भी अच्छा न किया हो लेकिन आगे अच्छा कर ले जाता है। सर, एक दिन की बात भी है और साथ ही साथ बात होती है प्रशिक्षण की। तो इस खेल के लिए कितने समय का प्रशिक्षण आपको लगता है, क्या कोई इयर्स हैं, इतने साल प्रशिक्षण करना चाहिए? ट्रेनिंग का क्या कुछ महत्व रहता है? देखिए, ट्रेनिंग का ये होता है कि बेसिकली ऐसा कोई प्रशिक्षण का नहीं है, आपको रोज प्रशिक्षण लेना होगा। और 2 घंटे मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चे भी 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उस 2 घंटे में आपका फिजिकल एक्सरसाइज और शूटिंग दोनों होती है। और डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलर हैं इस खेल के अंदर। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज खेलें, रोज प्रैक्टिस करें, वही आपको पे करेगा। सर, आज हमारे सेगमेंट में हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए और यहाँ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमें कुछ खास में हमारे साथ थे 2023 में एशिया पैसिफिक 10 मीटर पिस्टल शूटिंग के स्वर्ण पदक विजेता विनोद मिश्रा जी। उम्मीद करते हैं आपको इनसे मिलकर अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप खेलों के प्रति आपका जो प्रेम है और जो जज्बा है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ अभी इस अंक में हम फिलहाल आपसे लेते हैं अलविदा। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे जल्द करेंगे मुलाकात। लेकिन अब वक्त तो चला है हमारे सेगमेंट स्वाद का, जहां हम आपको सिखाते हैं और दिखाते हैं कुछ नई रेसिपियां। तो आइए आपके किचन में आज फिर एक और नई खुशबू को महकाते हैं इस नई रेसिपी के साथ। तो प्रतिमा जी, आज की जो नेक्स्ट डिश है हमारी वो है सूपी डिमसम। तो आखिर है क्या ये डिश, क्योंकि नाम तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो क्या है ये डिश? सूपी डिमसम बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, चॉप ग्रीन चिली, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, सोया सॉस, विनेगर, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए सफेद तिल, जिसे हम सेसमे सीड भी बोलते हैं। डिमसम के लिए चाहिए हमें डो में मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, मैदा, थोड़ा सा पानी, चिली सॉस, केचप, स्वाद अनुसार नमक। इसके लिए हमें एक पैन चाहिए। तो हमें इस तरीके का एक पैन लेना है और फ्लेम ऑन कर देना है। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, और जैसा कि आपको पता है कि हम सूपी डिमसम बना रहे हैं, तो हमारा स्टीमर भी तब तक हम तैयार कर लेते हैं। तो इसका हम फ्लेम ऑन कर देंगे। आपके पास अगर नहीं है तो आप स्ट्रेनर का भी यूज कर सकते हैं। एक बड़े टोप में पानी भर करके रख दीजिए, इसके ऊपर स्टीमर रखिए और ढक दीजिए, वो आपका स्टीमर का ही काम करेगा। तो हमारा स्टीमर भी रेडी होने के लिए तैयार है। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ लहसुन। इसको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सौते करना है एक स्टर करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। इसको भी हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च,
बारीक कटा पत्ता गोभी। सारी सब्जियों को अच्छे से एक मिक्स देंगे। ये हमें हाई फ्लेम पे करना है ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो पानी ना छोड़े। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर और इसको कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे नमक ऐड करेंगे तो सब्जियां हमारी पानी छोड़ देंगी। तो अब हम इसको साइड रख देते हैं। अब इसके लिए हमें मैम सीड्स बनाने होंगे, तो इसके लिए मैंने पहले से डो लगा करके तैयार किया हुआ है। तो आइए इसके सीड्स बना लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और ये रोलिंग पिन तो आप सभी जानते होंगे। तो हमें इसको अच्छे से बेल लेना है। इसे बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है, थिन रखना है। इसे हम पतला ही बेलेंगे। ये सीड्स हमारी बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है। अब आती है फिलिंग की बारी। तो ये वेजिटेबल्स जो रेडी करके रखे हुए थे, अब ये ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ध्यान रखना नमक हमें थोड़ा कम ही ऐड करना है, क्योंकि जो हमने सोया सॉस विनेगर ऐड किया है उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि नमक हमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में लेना है और अच्छा से एक मिक्स देना है। इस तरीके स्पून की सहायता से हमें इस तरीके से फिल कर लेना है और हमें एक प्रॉपर एक शेप में इसे देना है। तो लाइक दिस, एंड इसको इसी तरीके से हम सारी डिमसम रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे अपने डिमसम रेडी कर लिए हैं और अब आती है बारी इन्हें स्टीम करने की। स्टीमर हमारा यहाँ रेडी हो चुका है। इसे मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। तो अब आइए हम डिमसम को स्टीम करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक एक करके रख देने हैं। डिमसम हमारे 5 से 6 मिनट में बन करके तैयार हो जाएंगे और इसे हमें कवर कर देना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो उसके बाद जो सूप की तैयारी है, जो सूप का प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस, उसमें क्या करना है? मैम सबसे पहले हमें एक पैन लेना है जी। फ्लेम ऑन कर देना है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें तेल नहीं लेना है। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे बहुत ज्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा सौते करना है। बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है, अच्छे से मिक्स देना है। केचप अच्छे से मिक्स करते रहना है हमें इसको। चिली सॉस, अच्छे से मिक्स देंगे। चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और एक अच्छा सा मिक्स देंगे। थोड़ा सा सेसमे सीड्स। और अब हमारी जो ये डिमसम की वेजीज थी वो इसमें थोड़ी सी हम ऐड करेंगे, ताकि जो सूप है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। एक बॉईल आने तक हमें इसे कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि सोया सॉस विनेगर में ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ ब्लैक पेपर का यूज नहीं किया है, आप चाहे ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हो, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा सूप बन करके तैयार है। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। देखिए मैम,
बन करके ये तैयार हो चुका है हमारा डिमसम। सोप ले लेंगे। तो अब हम अपने डिमसम को इसमें इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये बन करके तैयार हो चुके हैं। वक्त हो चला है हमारे सेगमेंट टिप्स का, जहां हम आपको देते हैं छोटे छोटे उपाय जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और आज हमारे सेगमेंट में आपको मिलने वाली हैं आपके पेड़ पौधों की देखभाल से जुड़ी हुई कुछ काम के टिप्स। आइए देखते हैं। गर्मियों में पौधों को अत्यधिक धूप से बचाने के लिए शेड बनाना सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आप अपने बगीचे की लंबाई और उसमें आने वाली धूप के अनुसार कपड़े की लंबाई और मोटाई को तय कर सकते हैं। इस मौसम में पेड़ों को पानी देने का समय भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग भरी दोपहर में पौधों को ठंडक पहुंचाने के विचार से उनमें पानी देते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्मियों में पेड़ों को पानी देने का सबसे उत्तम समय सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद होता है। नियमित खाद या नीम पाउडर का इस्तेमाल पौधों में गर्मियों में कीड़े लगने से बचाता है। इसके साथ ही साथ मिट्टी की नमी भी बनाए रखता है। गर्मियों में पौधों की ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज घर परिवार में हमने आप तक पहुंचाई बॉन्साई, यानी जो बड़े पौधों का छोटा स्वरूप होता है, खूबसूरत और डेकोरेटिव पर्पस से जो यूज किए जाते हैं, उनके बारे में ढेर सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी और अगर आपके घर में बॉन्साई मौजूद हैं तो आप उनकी देखभाल और देखरेख अच्छे से कर पाएंगे। और अगर नहीं मौजूद हैं और लाने की सोच रहे हैं तो आज के अंक के बाद आप जरूर उन्हें अपने घर लाएंगे और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। तो आज घर परिवार में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ, नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ हम जल्द ही फिर करेंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।